नमस्कार मित्रों, साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत मनोगत की घटकों का अध्ययन किया था, जिसमें मूल प्रवृत्ति, दुश्चिंताएं, अहम रक्षा युक्तियों को तथ्यात्मक रूप से परीक्षा उपयोगी सामग्री के रूप में जाना। साथियों, आज मनोविश्लेषणवाद के अंतिम घटक जो महत्वपूर्ण है, विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं, जिन्हें लिबिडो भी कहते हैं। फ्रायड ने विकास की मनोलैंगिक अवस्थाओं की व्याख्या किस रूप में की, कैसे की, आज हम उन्हें तथ्यात्मक रूप से समझेंगे। तो साथियों, मनोलैंगिक अवस्थाओं से संबंधित कुछ सहज और औपचारिक जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि एक सिद्धांत भी है कि किसी भी तथ्य को औपचारिक रूप से समझने से पहले उसकी सहज और अनौपचारिक क्रियाओं को समझ लें, क्योंकि मानव स्वभाव से ही प्राकृतिक अपनी सहजता में ढालता है। तो साथियों, मनोलैंगिक अवस्थाएं क्या हैं, सहज रूप में जानें। वास्तव में मनोलैंगिक अवस्थाएं ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्म के साथ मानव को सुख या आनंद देने वाली शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। जैसे ही मानव आयुगत बढ़ता है, उसके सुख और आनंद और उन क्रियाओं में अंतर आता जाता है। तो उन्हें हम औपचारिक रूप से जानें, क्योंकि अनौपचारिक रूप से जानने से हमें औपचारिक तथ्य बेहतर समझ में आ जाते हैं। तो साथियों, फ्रायड ने विकास की मनोलैंगिक अवस्थाओं की व्याख्या जिस पैटर्न पर की, उस पैटर्न को हम समझें, क्योंकि अमूमन विकास की मनोलैंगिक अवस्थाओं से सवाल आते रहते हैं। यूँ तो हम इन मनोलैंगिक अवस्थाओं से संबंधित सवालों को कर भी लेते हैं, अन्यंत्र चीज़ों से भी जोड़ लेते हैं, परंतु मनोलैंगिक अवस्थाओं का वास्तविक संबंध मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत ही है, जो फ्रायड ने अवस्थाओं के आधार पर इसकी कामेच्छाओं से संबंधित सुख प्राप्त करने वाली प्रवृत्तियों की व्याख्या की। तो साथियों, मनोलैंगिक अवस्थाओं के पहले विस्तृत और सार्वजनिक कॉमन अर्थ हो जाने कि फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं के बारे में किस तरीके से कॉमन अर्थ प्रकट किए, फिर उसको भागों में विभाजित किया, आयु के आधार पर विभाजित किया। अब उसके कॉमन अर्थ की व्याख्या क्या है, सार्थकता क्या है, उसे जानें। तो साथियों, मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं, जिन्हें लिबिडो भी कहते हैं, और भी फ्रायड के अनुसार इसे पंच अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। मनोलैंगिक अवस्थाओं को पंच अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। और भी फ्रायड ने क्या कहा इसके अर्थ में? फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं का विस्तार इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत पहचान बनाम भ्रम के समतुल्य माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत को किसके समकक्ष या समतुल्य माना? तो इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत के पहचान बनाम भ्रम के समतुल्य माना। मनोसामाजिक सिद्धांत इरेक्शन ने दिया था, जिसमें 8 प्रकार हैं। उनमें से एक प्रकार पहचान बनाम भूमिका के आधार पर फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं को आयु विस्तार दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है कि मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड ने किसके समतुल्य माना, तो इंपॉर्टेंट है। और भी आ जाता है इसमें कि मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड ने इरेक्शन के किस सिद्धांत से संबंधित माना। तो इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार जो पहचान बनाम भूमिका को प्रदर्शित करता है। आगे पढ़ते हैं साथियों, व्याख्या के रूप में। फ्रायड के अनुसार वह शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है, काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है।
फ्रायड ने इस मनोलैंगिक प्रवृत्तियों की व्याख्या के रूप में स्पष्ट किया कि मानव की वो आंतरिक जन्मजात शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है उसे ही काम शक्ति या लिबिडो के रूप में जाना जाता है। और भी फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने लिबिडो सुखेप्सा के सिद्धांत पर कार्य करती है। फ्रायड ने यह भी स्पष्ट किया, ये तो आपने संरचनात्मक घटक में इडिगो सुपर ईगो में पढ़ा था कि इड का जो वास्तविक क्रियान्वयन है वो सुख के सिद्धांत पर है, इसलिए जो मनोलैंगिक प्रवृत्ति हैं वो सुख के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। तो इस व्याख्या के आधार पर फ्रायड ने स्पष्ट किया। फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं को नार्सिसिज्म की संज्ञा दी, जिसे आत्म प्रेम या ऑटो एरोटिज्म भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नार्सिसिज्म क्या है। नार्सिसिज्म मनोलैंगिक अवस्थाओं में मानव की उन सुख प्राप्त करने वाली जो स्वयं के सुख से संबंधित हैं, आत्म प्रेम, जो सामान्यतः काम प्रवृत्तियों पर आधारित है, उसे ही नार्सिसिज्म कहते हैं। और भी अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसे आत्म प्रेम के नाम से भी जाना। कभी कभी स्वप्रेम की भावनाएं मनोलैंगिक के रूप में आ जाती हैं, तो इसे ही हम नार्सिसिज्म या आत्म प्रेम कहते हैं। कहीं कहीं इसे ऑटो एरोटिज्म भी कहा जाता है। ऑटो एरोटिज्म भी मनोलैंगिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ शब्द है जो आत्म प्रेम को ही व्यक्त करता है। साथियों, फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं को आयुगत 5 भागों में विभाजित किया। इंपॉर्टेंट है, मनोलैंगिक अवस्थाओं का जो वर्गीकरण फ्रायड ने किया वो 5 भागों में किया। आयुगत, मुखावस्था, गुदावस्था, शेषन अवस्था, सुषुप्तावस्था, जननेन्द्रिय अवस्था। अब इन्हें वैयक्तिक रूप से एक एक अवस्था की परीक्षा उपयोगी क्या क्या सामग्री है, तथ्यात्मक रूप से जो मैंने आपको एक सेलेक्ट नोट्स के आधार पर पहुंचाने का प्रयास किया है। तो साथियों, हम मुखावस्था जिसे ओरल स्टेज कहते हैं, जिसका काल जन्म से 1 वर्ष तक माना गया है। इंपॉर्टेंट है, मुखावस्था जिसे ओरल स्टेज के नाम से जाना जाता है, जिसका काल 1 वर्ष तक ही माना गया है, अर्थात 12 माह तक। अब इसकी विशेषता क्या है? यह शिशु के प्राथमिक सुख प्राप्ति का केंद्र है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल भी आ जाता है, शिशु के सुख प्राप्ति का केंद्र किसे माना गया है? मनोलैंगिक अवस्था में। तो इंपॉर्टेंट है कि यह प्राथमिक सुख प्राप्ति का केंद्र है। दूसरा, यह सबसे पहली अवस्था है मनोलैंगिक। आगे बढ़े, इसमें शिशु भोजन ग्रहण करने, अंगूठा चूसने, काटने, जबड़े से चीजों को दबाने, बलबलाने से सुख प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुख से जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे जो सुख प्राप्ति की अनुभूति कर रहा है 1 वर्ष तक का जो शिशु, उसे ही हम मुखा अवस्था कहते हैं। प्राथमिक सुख का केंद्र मनोलैंगिक प्रथम अवस्था के रूप में जानी जाती है, अर्थात काटने से, अंगूठा चूसने से, बलबलाने से, चीज़ों को दबाने से जो उसे आनंद या सुख की प्राप्ति होती है, उसे ही हम मुखावस्था के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट, फ्रायड ने मुखावस्था में मुखवर्ती उत्तेजना होने से वयस्कावस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रायड ने इसी मुखावस्था में ये एक संभावना व्यक्त की थी कि इस अवस्था में 2 तरीके के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। किसमें? वयस्क होने पर। तो जो 2 तरीके के व्यक्तित्व जो विकसित होते हैं उन्हें किन नाम से जाना जाता है? नंबर 1, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, जिसकी विशेषता है शांत एवं सकारात्मक जीवन शैली। दूसरी है मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, इसकी विशेषता अशांत नकारात्मक जीवन शैली। अर्थात 1 वर्ष तक के जो मुखवर्ती उत्तेजनाएं जो विकसित होती हैं वह वयस्क अवस्था में इस तरीके का प्रदर्शन करती हैं। यदि जीवन शैली सकारात्मक है, शांत है,
तो उसे मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है, मुखावस्था में। और यदि वयस्क अवस्था में जीवन शैली अशांत नकारात्मक है तो उसे मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है मुखावस्था में। इंपॉर्टेंट। अब इस पर कोई सवाल भी आ जाता है, एक सवाल के बारे में चर्चा करें, जैसे भिन्न भिन्न परीक्षाओं में भी देखने को मिला है कि कौन सी मनोलैंगिक अवस्था प्राथमिक सुख की अवस्था कही जाती है। इंपॉर्टेंट है। जब 4 अवस्थाएं होंगी ऑप्शन में और आपने इसको तथ्यात्मक रूप से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब साथियों, मनोलैंगिक अवस्था का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है गुदावस्था, जो मनोलैंगिक अवस्था में द्वितीय अवस्था कही जाती है, जिसका काल 1 से 3 वर्ष तक माना जाता है। 3 वर्ष तक के शिशु का, जो 1 से 3 वर्ष तक के शिशु की जो क्रियाएं हैं उन्हें गुदावस्था के नाम से, एनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? इस अवस्था में बच्चे की सुख की क्रियाएं गुदा क्षेत्र में होती हैं, जैसे बच्चा मलमूत्र त्यागने से सुख का अनुभव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुखावस्था में बालक के सुख का जो केंद्र है मुख होता है, और गुदावस्था में बालक के सुख का या आनंद प्राप्ति का क्षेत्र है वो गुदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें मलमूत्र त्यागने से बालक को जो सुख की और आनंद की अनुभूति होती है उसे हम गुदावस्था के नाम से जानते हैं। और भी इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट, इस अवस्था में इड एवं ईगो के बीच द्वंद्व का आधार स्थापित होता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये परीक्षा में भी भिन्न भिन्न में देखा गया है, क्योंकि इस विषय को बहुत से बोर्ड की परीक्षाओं में जोड़ा जाता है। इड एवं ईगो के बीच द्वंद्व का जो आधार स्थापित होता है, इड यानी सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति और अहम जो वास्तविकता की प्रवृत्ति, दोनों के बीच में जो द्वंद्व का आधार स्थापित होता है वो किस अवस्था में होता है? गुदावस्था में होता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। फ्रायड के अनुसार गुदा अवस्था के उत्तेजन होने से वयस्क अवस्था में 2 तरह का व्यक्तित्व विकसित होता है। इसमें भी 2 तरीके का व्यक्तित्व विकसित होता है। किसमें? वयस्क अवस्था में। जब इस गुदा अवस्था में जिस तरीके के उत्तेजनात्मक कार्य हैं वह वयस्क अवस्था में किस तरीके के व्यक्तित्व को विकसित कराते हैं? नंबर 1 गुदा आक्रामक व्यक्तित्व और नंबर 2 गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व। इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुदा आक्रामकता व्यक्तित्व वयस्क अवस्था में इस तरीके की शैली जो नकारात्मक, उग्रता, विध्वंसक रूप से, और गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व की जो शैली वयस्क अवस्था में इस गुदा क्षेत्र में उत्तेजन होने से उसमें जैसे धारणात्मक, विचारवान, विचारों के आधार पर निर्णय लेने की जो शैली विकसित होती है, तो इस तरीके से गुदा अवस्था में ये विशेषता महत्वपूर्ण है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन, किस मनोलैंगिक अवस्था में इड एवं ईगो के बीच द्वंद्व का आधार विकसित होता है? इंपॉर्टेंट है, भिन्न भिन्न परीक्षा में देखने को मिला है। तो ये एक समग्र नोट्स के आधार पर तैयार करते हुए, संग्रह करते हुए और इसे परीक्षा के पैटर्न पर डालें, जो शब्दावली है उसे परीक्षा से जोड़ें। अब साथियों, मनोलैंगिक अवस्था का तीसरा घटक, जो तीसरी अवस्था कही जाती है, जिसे सेशनावस्था, फैलिक स्टेज कहते हैं, जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की काल में होती है, अर्थात इसके और भी नाम है, इसे लिंग प्रदान अवस्था भी कहते हैं। अब इसमें विशेषता क्या क्या है? इस अवस्था में बच्चा पुरुष एवं स्त्री के बीच भेद का अनुभव करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी क्वेश्चन के तौर पर भी देखा जाए कि किस मनोलैंगिक अवस्था में बालक पुरुष और स्त्री में भेद करने लगता है, तो लिंग प्रदान अवस्था या सेशन अवस्था या फैलिक स्टेज में बालक 3 से 5 वर्ष तक के काल में ये भेद करने लगता है। और भी इसकी विशेषताएं, इसी अवस्था में लड़कों में मातृ मनोग्रंथि, जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लिंग प्रदान अवस्था में विकसित होती है, और लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है, अर्थात
लड़कियों में अचेतन रूप से पिता के प्रति एक लगाव विकसित होता है। तो यहाँ ये दो बातें इसकी महत्वपूर्ण हैं कि किस अवस्था में मातृ मनोग्रंथि या पितृ मनोग्रंथि। मातृ मनोग्रंथि जो लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स के रूप में जानी जाती है, जो माता के प्रति लड़कों का लगाव विकसित होता है। पितृ मनोग्रंथि जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है, जो लड़कियों में पिता के प्रति लगाव विकसित होता है। और भी एक इम्पोर्टेंट है इसमें, वास्तविक इस अवस्था में इस तरीके की जो व्याख्या की फ्रायड ने अपने मतानुसार की, अपने प्रयोगानुसार की, लेकिन एक भिन्न भिन्न तरीके से जब मनोवैज्ञानिक रूप से इस पर अन्य लोगों ने भी कुछ शोध किए तो एक शब्द दिया लिंग तादात्मीकरण। तादात्मीकरण का जो शाब्दिक व्याख्या है वो लिंग समानता को व्यक्त करती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि इस अवस्था में बालकों में लिंग तादात्मीकरण भी विकसित होता है। तो ये कभी कभी परीक्षा में भी देखा गया है कि लिंग तादात्मीकरण का संबंध क्या है। तो इसी लिंग प्रधान अवस्था या सेशन अवस्था के अंतर्गत, फैलिक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसका वास्तविक अर्थ लिंग तादात्मीकरण का मतलब है लिंग समानता, अर्थात लड़के या लड़कियां में ऐसा भी एक व्यवहार विकसित होता है जो लिंग समानता के प्रति वह अपने विचार या लगाव को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था, सेशन अवस्था, फैलिक अवस्था या लिंग प्रधान अवस्था की जो परीक्षा उपयोगी सामग्री है उससे जुड़ी हुई कुछ परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन भी है। जैसे किस मनोलैंगिक अवस्था में सुख का क्षेत्र जननांग क्षेत्र होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लिंग प्रधान अवस्था में जननांग क्षेत्र बच्चे के सुख का होता है। एक बार रिवीजन के तौर पर एक आवृत्ति यानी रिवीजन करें, क्योंकि मुखावस्था में सुख का क्षेत्र मुख होता है, गुदावस्था में सुख का क्षेत्र गुदा क्षेत्र होता है, सेशन अवस्था में जो सुख का क्षेत्र जननांग होता है। और इसी आधार पर बालक की जो स्त्री और पुरुष में भेद करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, जिसमें लड़कों में मातृभावना ग्रंथि विकसित होती है, जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लड़का अचेतन रूप से माता के प्रति लगाव रखता है और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि विकसित होती है, जिसमें लड़कियां पिता के प्रति भावनात्मक रूप से लगाव रखती हैं। तो इस तरीके से इसकी जो विशेषता है। साथियों, चौथी अवस्था फ्रायड ने मनोलैंगिक चौथी अवस्था जो सुषुप्तावस्था के नाम से व्यक्त की है, जिसे लेटेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसका काल 6 से 12 वर्ष है, अर्थात इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अव्यक्तावस्था, अव्यक्तावस्था के नाम से भी जानते हैं इसे, और भी इसे प्रसूतावस्था के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे शब्द मिल जाते हैं, अव्यक्तावस्था, प्रसूतावस्था। तो ये चौथी अवस्था है जो बाल्यावस्था से संबंध रखती है, जिसका काल 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। इन्हें इन नामों से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है। यह अवस्था लैंगिक रूप से सुषुप्त रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुषुप्त रहती है, इसीलिए इसे सुषुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था या प्रसूतावस्था के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पर बालक का जो मनोलैंगिक या कामेच्छा की जो सुख प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति है वो दूसरे क्षेत्र में बदल जाती है, दूसरे क्षेत्र में लग जाती है, इसलिए इस को सुषुप्त अवस्था के नाम से जानते हैं। साथियों, इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि यौवन प्रारंभ से पहले की मनोलैंगिक अवस्था, शब्दों से ही ध्यान रखें, यौवन प्रारंभ से
मनोलैंगिक अवस्था का संबंध है तो वो सुषुप्तावस्था ही है। और भी इसकी विशेषता है, इस अवस्था में लैंगिक इच्छाओं का उदात्तीकरण हो जाता है, जैसे शिक्षा, खेलकूद या चित्रकारी या रचनात्मक कार्यों में उसका ध्यान बट जाता है। तो यहाँ उदात्तीकरण का भावार्थ या अर्थ है कि बालक का जो ध्यान है वो दूसरे कार्यों में लग जाता है, दूसरे कार्यों में डाइवर्ट हो जाता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या चित्रकारी के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में या रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में, तो उसका ध्यान बट जाता है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस सुप्तावस्था में बालक को जो उदांतीकरण होता है, यहीं से सवाल बन जाता है कि किस मनोलैंगिक अवस्था को उदांतीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो इसी को प्रसूतावस्था या सुषुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था को ही कहा जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी है जो परीक्षाओं में देखा गया है, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, किस मनोलैंगिक अवस्था में लैंगिक इच्छाओं का उदात्तीकरण होता है? तो इसी में होता है सुषुप्तावस्था। अब साथियों, मनोलैंगिक अवस्थाओं की जो अंतिम अवस्था है, पांचवी अवस्था है, फ्रायड ने उसको क्या नाम दिया है? इसे जननेंद्रिय अवस्था कहते हैं, जेनेटल, जो यौवन प्रारंभ अवस्था भी कही जाती है। अर्थात यौवन प्रारंभ मनोलैंगिक अवस्था के नाम से जननेंद्रिय अवस्था को जाना जाता है, जिसका काल 13 से आगे तक है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसे मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था या मनोलैंगिक परिवर्तन अवस्था भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोलैंगिक परिवर्तन के नाम से भी जानी जाती है, मनोलैंगिक विकास के नाम से भी जानी जाती है, मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था के नाम से जानी जाती है, मनोलैंगिक परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। इसे ग्रंथिक लैंगिक विकास की अवस्था भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ग्रंथिक लैंगिक विकास की अवस्था। अर्थात साथियों, जननेंद्रिय अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर बालक एक 13 से आयुगत परिवर्तन में आता है, उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो उसके आंतरिक हार्मोन्सों में ही परिवर्तन आता है। तो जहाँ लैंगिक हार्मोन्स हैं उनमें परिवर्तन आता है, तो इसलिए इसे ग्रंथिक लैंगिक हार्मोन्स की अवस्था भी कहा जाता है। तो इसमें दो तरीके के, जैसे बालक और बालिकाओं के जो हार्मोन्सों को विभाजित किया गया है वह उसे जाने। स्त्रियोचित ग्रंथिक लैंगिक हार्मोन्स को एस्ट्रोजन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रियोचित ग्रंथिक लैंगिक हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन, जो कि जननेंद्रिय मनोलैंगिक अवस्था के अंतर्गत फीमेल से संबंधित है। दूसरा, पुरुषोचित ग्रंथिक लैंगिक हार्मोन्स को एंड्रोजन कहते हैं, जो कि पुरुषों के लैंगिक हार्मोन से संबंधित है। तो ये दो तरीके के हार्मोन्स इस अवस्था में विकसित होते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें बालक एक युवावस्था की ओर प्रवेश करता है, तो उसके शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके आंतरिक जो लैंगिक हार्मोन्स हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। जो स्त्रियोचित लैंगिक हार्मोन्स हैं उन्हें एस्ट्रोजन कहते हैं, जो पुरुषोचित लैंगिक हार्मोन्स हैं उन्हें एंड्रोजन कहते हैं। और भी विशेषताएं इसी अवस्था में साथियों, पूर्व किशोरावस्था समलिंग प्रेम की अवस्था कही जाती है। पूर्व किशोरावस्था को समलिंग प्रेम की अवस्था कहते हैं। अर्थात लड़के लड़कों से प्रेम करते हैं, लड़कियां लड़कियों से प्रेम करती हैं। किस अवस्था में? पूर्व किशोरावस्था में, क्योंकि यहाँ पूर्व किशोरावस्था से बालक की क्रियाएं शुरू होती हैं। उत्तर किशोरावस्था में विषम लिंग प्रेम की अवस्था कही जाती है। उत्तर किशोरावस्था, जैसे ही बालक उत्तरवर्ती किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, अर्थात वयस्क होने से पहले, तो उसका जो प्रेम है वो विषम लिंगी हो जाता है। लड़के लड़कियों से प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं,
लड़कियां लड़कों के प्रति प्रेम के प्रति आकर्षित होते। तो यहाँ ये विशेषता इस जननेंद्रिय मनोलैंगिक अवस्था से जुड़ी हुई है। तो साथियों, फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं का वर्णन किया, जो मैंने अपने एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों को अगर हम शॉर्ट तरीके से भी व्यक्त कर देते, क्योंकि टीचर ही जानता है उन चीज़ों को, मैंने कई बार कहा भी है, टीचर को हमेशा छात्रों में ढल कर के ही शिक्षण की क्रियाएं करनी चाहिए। तो मैंने आप में ढलकर ये क्रियाएं की हैं, क्योंकि आपको इन्हें विस्तृत रूप से परीक्षा उपयोगी सामग्री के रूप में संग्रहित करना है। अगर मैं इसे अपने तरीके से करता तो इसकी जो शब्दावली है, इसकी तकनीकी है, मैं अपने ज्ञान और अनुभव तक ही सीमित रखता, अर्थात उसका जो विस्तार रूप है उसे आप संग्रहित नहीं कर पाते। इसलिए मैंने विस्तार के साथ इस मनोलैंगिक अवस्था का जो वर्णन है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपके लिए ये परीक्षा में महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में संग्रहित हो। तो साथियों, हम आपको एक पूर्व की क्रियाओं से जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को शुरू किया जो अध्ययन, अध्यापन या परीक्षा से संबंधित हैं। उसमें मैंने मनोविज्ञान की जो आधार है, जो उसके अर्थ है, उसकी प्रकृति है, उसका जन्म है, उससे मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो मेरा जो टॉपिक था वो मनोविज्ञान की संप्रदाय चल रही थी। उसमें जो संप्रदाय जो मनोविश्लेषणवाद है उसको मैंने विस्तृत और व्याख्यात्मक रूप से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत जो क्रियाएं हुई हैं व्यापक है, विस्तृत है, एक एक चीज को परीक्षा उपयोगी सामग्री से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आपको इससे जुड़ी हुई भिन्न भिन्न तरीके की जो भ्रमागत स्थिति हैं अध्ययन अध्यापन में, उनसे आप दूर रहें। और यही एक शिक्षक का दायित्व होता है, क्योंकि मैंने तमाम NCERT, UGC या NCF के गाइडलाइनों के आधार ये पढ़ा है कि एक शिक्षक छात्रों की उन अमूर्त संवेदनाओं को समझे, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, और उसी चाहने के आधार पर मैंने आपको ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित विस्तृत सामग्री दी है। इन अवस्थाओं का मनोविश्लेषणवाद से ही संबंध है। यूँ तो हम अन्यंत्र तमाम क्षेत्रों में पढ़ते रहते हैं, परंतु इन्हें हम विस्तृत रूप से मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत ही इनका हम व्यापक अध्ययन करते हैं। तो साथियों, यहाँ तक आपने मनोविश्लेषणवाद को पढ़ा। अब मनोविश्लेषणवाद की जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं, जिन्हें हम प्रश्न के रूप में जानते हैं, उनसे अवगत होंगे कि मनोविश्लेषणवाद में प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो उनसे हम अवगत होंगे। तो साथियों, आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, रुचि के साथ अप्रेरित होकर आप अध्ययन करते रहिए। ईश्वर आपके अध्ययन में दिए हुए समय को सार्थक करेगा। आप विश्वास अपने पर करते हुए आप इन चीज़ों को संग्रहित करते रहेंगे। मैं आपसे हर टॉपिक के साथ विस्तृत रूप में जुड़ूंगा, आपकी क्षमताओं के साथ ढल करके जुड़ूंगा, जिससे कि आपकी हर परीक्षा उपयोगी क्रियाएं बेहतर हों। नमस्कार।